चलिए, नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल आर्या जीके में। मैं हूं अजीत सिंह। चलिए, अभी हम लोग का बहुत ही अच्छा सेशन चल रहा है। क्या है? मुगल काल चल रहा है। पिछला क्लास में मुगल वंश का हम लोग 2 वीडियो देख चुके हैं जो कि बाबर से संबंधित था। यानी मुगल वंश का स्थापना कैसे हुआ, किसने किया, कब किया, होने के कारण क्या था, कैसे विदेशी आक्रमण हुआ हमारे भारत में, पूरी बात को देख चुके हैं। तो जो दोस्त मुगल काल का वीडियो नहीं देखे बाबर से संबंधित तो एक बार देख लीजिए। तो वो देखिएगा तो ये समझना बहुत इजी हो जाएगा। तो देख लीजिएगा, जो नहीं देखे फिर बहुत इजी हो जाएगा। नहीं देखिएगा फिर भी या तो समझ आने का काम है, मैं समझाऊंगा, समझ में आ गया है। और एक बात, हाँ, जो आप लोग सही पढ़े हैं जो थंबनेल पर कि एक कहानी के माध्यम से आपके दिमाग में बिल्कुल उतार के रहूंगा। कैसे? तो वीडियो में बंद रहिए और समझाने की गारंटी मेरी है। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। 5 मिनट डिवाइड करते हैं। दोस्त, कल के वीडियो में हम लोग फाइनली पढ़े थे कि बाबर ने भारत पर आक्रमण करता है और दिल्ली में मुगल वंश का स्थापना करता है। इसके दौरान उससे ने कई सारे युद्ध भी किए जो कि भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध रहा। तो 3-4 युद्ध किए हैं बाबर ने और फाइनली मुगल वंश का स्थापना करने के बाद भी युद्ध लड़े हैं और बाबर की मृत्यु हो जाती है 1530 ईस्वी में। तो 1530 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद उसने उसका जो अगला जो शासक बनता है वो बनता है हुमायूं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में। तो देखिए, ये हो गया हमारा दिल्ली। यहाँ पर मुगल वंश का साता चल रहा है और यहाँ पर बाबर की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद यहाँ पर आता है हुमायूं। हुमायूं आता है, दिल्ली पर शासन करता है, गद्दी पर उसको मिलता है। लेकिन हुमायूं की बहुत सारी चुनौतियां थी। क्या चुनौतियां थी? तो देखिए, जब बाबर मर गया था तो उसने बोल कर मरा था कि मेरी मृत्यु होने के बाद जो पूरे जो क्षेत्र है सभी भाइयों में बांट देना। मैं तो था हुमायूं ही, लेकिन उसका जो और 3 भाई थे, बोला था बाबर ने सभी को बांट देना। तो जो बाबर की मृत्यु हो गया तो हुमायूं ने तीनों भाई को अपना अलग अलग क्षेत्र दे दिया। यानी अपने आप में ही बिखरा हुआ अलग अलग क्षेत्र दे दिया। इसके बाद बाबर ने बहुत सारे युद्ध किए थे। तो राजपूत से भी संबंध अच्छा नहीं था, जैसे कि राणा सांगा से भी युद्ध हुआ था, अफगान से भी संबंध नहीं था। ये सब काफी चुनौतियां थी। इसके बावजूद भी भारत पर कैसे बाबर ने शासन चलाता है उसको देखेंगे हम लोग। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले परिचय जानते हैं कि हुमायूं के परिचय। तो दोस्त, हुमायूं का सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है। तो सबसे पहले जानेंगे हुमायूं का नाम। बहुत सारे एग्जाम में पूछ देता है कि हुमायूं का मूल नाम क्या है, पूरा नाम। तो हुमायूं का पूरा नाम नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं है। हुमायूं का नाम नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं है। इसके बाद यदि इसका पिता का बात करें तो आपको ऑलरेडी मालूम होगा हुमायूं के पिता का नाम क्या? बाबर। हुमायूं के जन्म की बात करें तो हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। दो लिख दिया हूं, जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी में कहा? काबुल में हुआ था। यदि इसकी माता की बात करें, हुमायूं का माता, दोस्त, ऐसे तो बाबर ने कई सारी विवाह कर रखी थी, लेकिन जिससे हुमायूं पैदा हुआ था उसका माता का नाम बोले तो उसका माता का नाम था माहम बेगम। क्या? माहम बेगम। जब हुमायूं बाबर की मृत्यु हो जाती है तो हुमायूं आता है गद्दी पे। तो यदि हुमायूं का राज्याभिषेक के बाद राज्याभिषेक कब हुआ? वो हुआ था 30 दिसंबर 1530 ईस्वी में आगरा में हुआ था। तो याद रखिएगा राज्याभिषेक के डेट का। तो 30 दिसंबर 1530 ईस्वी में आगरा में हुआ था। देखिए, नोट कर दिया हूं, राज्याभिषेक 30 दिसंबर 1530 ईस्वी में कहा? आगरा में राज्याभिषेक हुआ। यदि इसका भाई बहन की बात करें तो हुमायूं का 3 भाई एवं 1 बहन थी। तीनों भाई की यदि बात करें तो जिसका नाम था, एक का नाम था कमरान, दूसरा का नाम था अस्करी और फाइनली जो तीसरा जो भाई था उसका नाम था हिंदाल। जो इसका मात्र एक बहन थी जिसका नाम था गुलबदन बानो बेगम। वही गुलबदन बेगम है जिसने हुमायूं नामक रचना भी की है। तो कौन थी? हुमायूं की बहन थी जिसका नाम था गुलबदन बानो बेगम, जिसने हुमायूं नामा की रचना की है। तो यहां तक डाटा समझ में आ गया? याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। दोस्त, ये तो हो गया इसकी जानकारी। अब हम लोग देखते हैं कि जब सत्ता हुमायूं लेता है तो इसको क्या क्या समस्या होती है। तो प्रारंभिक समस्या क्या थी, चुनौतियां क्या थी?
हुमायूं के पास। तो चुनौतियां ये थी कि पहला बात तो उसका साम्राज्य का विभाजन हो गया, यानी कि जिस पर पूरा जो दिल्ली क्षेत्र पर जो शासन करा था बहुत सारे भारत यहाँ पे बाबर ने, तो बाबर ने मृत्यु के बाद इस साम्राज्य को विभाजन हो गया अलग अलग भाइयों में। एक को दे दिया इधर क्षेत्र, समझाते हैं देखिए। तो साम्राज्य के विभाजन हो गया। साम्राज्य के विभाजन में जो कमरान था उसको काबुल तथा कंधार का क्षेत्र दे दिया इधर। उसके बाद अस्करी था, उसको संभल का क्षेत्र तथा हिंदाल को मेवात का क्षेत्र दे दिया। एंड तीनों भाई को अलग अलग क्षेत्र दे दिया और खुद यहाँ पे अपने आप में दिल्ली पे शासन कर रहा था हुमायूं। यानी कि हुमायूं का जो साम्राज्य था खुद अपने आप में बिखराव हो गया। और दोस्त जब बिखराव हो जाएगी ना तो उतना मजबूत नहीं रह पाइएगा। कोई भी अपना घर पर ही देखिए ना, कंबाइंड फैमिली है तो ठीक है, जैसे अलगाव हो जाता है ना तो उतना मजबूत नहीं रह पाता है। वही हाल हो गया, जब बिखराव हो गया तो उतना मजबूत नहीं हो पाया। इसके बावजूद भी कैसे हुमायूं आगे निकलता है उसको हम लोग देखेंगे। अब देखिए यहाँ से समझ में आ गया क्या क्या इसमें चुनौतियां थी। तो साम्राज्य विभाजन हो गया भाइयों में। उसके बाद अफगान समस्या, यानी हुमायूं के पिता जो बाबर जो लड़े थे अफगानों के साथ, उससे काफी बहुत मनमुटाव थी, तो बहुत तनाव थी, तो इसलिए अफगान समस्या थी। उसके बाद राजपूत शासक राणा सांगा से भी बाबर ने युद्ध किया था, तब वहां से भी बहुत सारे जो चुनौतियां थी, तो इसलिए वहां से भी संबंध नहीं था। राजपूत से भी बिखराव था। ये काफी सारा समस्या थी हुमायूं के पास। इसके बावजूद भी उसने कैसे भारत पर शासन किया ये देखते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया क्या क्या समस्या थी, तो समझ में आ गया। एक बार ठीक समझिए, दिल्ली पे बाबर को मरने के बाद हुमायूं आता है। हुमायूं गद्दी को संभालता है। हुमायूं में परिचय हो गया। इसके बाद हुमायूं ने जो पूरा क्षेत्र था अपने सभी भाइयों को बांट देता है अलग अलग क्षेत्र में, जिसमें कमरान को काबुल तथा कंधार का क्षेत्र, अस्करी को संभल का क्षेत्र, हिंदाल को मेवात का क्षेत्र देता है कि जाओ क्षेत्र लेकर के वहां पर अपना शासन करो। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए इसके बाद हुमायूं का आक्रमण होता है। सबसे पहला आक्रमण होता है वो होता है कलिंजर पे, यानी इसके बाद कलिंजर पर बाबर ने हुमायूं आक्रमण करता है। तो देखते हैं कि इसके बारे में क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो सबसे पहले आक्रमण कहाँ किया? कलिंजर पर। कब किया? तो 1531 ईस्वी में कलिंजर पर आक्रमण करता है। दोस्त ध्यान से समझिएगा, जब कलिंजर पर आक्रमण किया तो उस टाइम कलिंजर के जो शासक थे वो थे जिनका नाम था प्रताप रुद्र देव। यानी हुमायूं ने जब कलिंजर पर आक्रमण किया था वहां पर तो कलिंजर का शासक थे प्रताप रुद्र देव। तो जब कलिंजर पर आक्रमण किया तो काफी टाइम तक घेरा डाल के रखा वहां पे कलिंजर पे। कौन? हुमायूं ने। हुमायूं काफी दिन तक कलिंजर पर घेरा डाला रखा, लेकिन युद्ध नहीं हुआ। युद्ध नहीं हुआ। रुद्र प्रताप देखा कि हम कमजोर पड़ जाएंगे, नहीं ले पाएंगे, और रियल में हुमायूं मजबूत था। तो रुद्र प्रताप ने संधि कर लिया। किससे? हुमायूं से। हुमायूं संधि कर लिया और संधि के दौरान रुद्र प्रताप ने हुमायूं को काफी सारा धन एवं क्षतिपूर्ण दे देता है, पैसे दे देता है, और साथ ही साथ प्रताप रुद्र देव ने यहाँ पे धन देने के बावजूद वहां से हुमायूं लौट जाता है। तो पहला गलती हुमायूं का कि एक तो उसने आक्रमण किया, आक्रमण करने के बाद उसको पराजित नहीं किया, वो पैसे धन लालच के लालच में वहां से लौट जाता है। तो देखिए ध्यान से, कलिंजर का आक्रमण का 1531 ईस्वी में। कलिंजर के शासक कौन थे? प्रताप रुद्र देव वहां का शासक थे, जिनकी अफगान से बहुत मित्रता थी। जब प्रताप रुद्र देव थे अफगान से काफी मित्रता थी इनका, इसलिए भी आक्रमण कर दिया था हुमायूं ने। तो इसमें युद्ध में हुआ क्या? तो हुमायूं ने कलिंजर से धन एवं क्षतिपूर्ति प्राप्त कर लेता है और इसके बाद संधि करके लौट जाता है। वहां से काफी सारा धन मिल जाता है इसको। तो सोचता है कि क्या युद्ध करना है, जब धन मिल ही गया तो उस क्षेत्र के बारे में नहीं सोचा, फाइनली वापस लौट जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आक्रमण जो करता है वो करता है हमारा यहाँ पर देवरिया का युद्ध करता है, जो कि देवरिया का युद्ध 1532 ईस्वी में लड़ा गया। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टेड रहा। कैसे? तो देखिए देवरिया के युद्ध में जो अफगान के जो शासक थे जिसका नाम था महमूद लोदी, तो अफगान के शासक महमूद लोदी से हुमायूं का संघर्ष हुआ। इसमें महमूद लोदी पराजित हो जाता है और हुमायूं जीत जाता है। लेकिन जो यहाँ जो शासक थे महमूद लोदी ना, उनको व्यक्ति सहायता किया था जिसका नाम था शेर खान।
तो ध्यान से देखिए, अफगान के शासक कौन थे? मोहम्मद लोदी, जिसकी पराजित हो गई। किसने किया? हुमायूं ने पराजित किया। ठीक है। अब मोहम्मद लोदी के जो सहयोगकर्ता थे वो थे शेर खां, जो कि मोहम्मद लोदी को सहायता कर रहे थे। ये वही शेर खां है जो आगे चल के शेर शाह सूरी के नाम से जाने जाएंगे। यहाँ उत्पत्ति है इसका। अभी जब पढ़ाएंगे ना सूरवंश, उसमें आपको बहुत मजा आएगा। सिर्फ यहाँ पे इतना जानिए, क्योंकि हमारा टॉपिक चल रहा है मुगल, तो मुगल वंश को देखेंगे, इसके बाद सूरवंश को अच्छा से पढ़ा देंगे। तो क्लियर हो यहाँ पे देवरिया का युद्ध कब हुआ? 1532 ईस्वी में। किसके साथ? तो अफगान के शासक मोहम्मद लोदी के साथ युद्ध साथ आक्रमण हुआ, लेकिन युद्ध नहीं हुआ। वो यहाँ पे नहीं युद्ध, सॉरी, देवरिया का युद्ध 1532 ईस्वी में होता हुआ। यहाँ पर अफगान के शासक मोहम्मद लोदी को हुमायूं ने पराजित कर देता है, और यहाँ से पराजित करके और यहाँ से चले जाता है। जो कि मोहम्मद लोदी जो सहायता करते हैं वो करते हैं शेर खां। तो क्लियर हो गया, मोहम्मद लोदी की सहायता किसने किया? शेर खां ने किया। इस युद्ध में हुमायूं जीत जाता है और मोहम्मद लोदी का पराजित हो जाता है। इसके बाद देवरिया के बाद जो नेक्स्ट जो आक्रमण करता है वो करता है चुनारगढ़ के किले पे। चुनारगढ़ के किले पे फाइनली आक्रमण करता है कौन? शेरशाह सूरी, हुमायूं ने। तो ध्यान से समझिएगा, चुनारगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है। चुनारगढ़ पर घेरा कब डाला? 1532 ईस्वी में हुमायूं ने चुनारगढ़ पर घेरा डाला। लेकिन दोस्त यहाँ पर यह होता है कि जो चुनारगढ़ पर जो डालता है घेरा, तो यहां पर चुनारगढ़ कौन था? शेर खां था। समझिएगा एक मिनट ध्यान से, चुनारगढ़ है ना, यहाँ पर जो शेर खां जो सहायता किया था मोहम्मद लोदी को, तो करने के बाद शेर खां ने भाग करके आ जाता है चुनारगढ़ में। ये जो शेर खां है वो भाग करके आ जाता है कहां? चुनारगढ़ में। ये बात पता चलता है हुमायूं को। तो शेर खां ने सहायता किया था किसको? मोहम्मद लोदी को। इसलिए हुमायूं ने क्या बोला कि चुनारगढ़ को छीनना चाहता था, जो कि कौन था वहां पे? शेर खां था। तो हुमायूं ने चुनारगढ़ को शेर खां से छीनना चाहा, अपनाना चाहा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ? तो काफी टाइम तक घेरा डाल के रखा किसने? हुमायूं ने। तो घेरा डालने के बाद क्या हुआ कि इसमें अंततः शेर खां एवं हुमायूं के बीच संधि हो जाती है। संधि क्या होती है? तो संधि के दौरान कुछ इतिहासकार को यह कहना है कि उस टाइम करीब 10 लाख के आसपास कुछ पैसे दे देते हैं, और साथ ही में साथ जो शेर खां था, जो अपने पुत्र कुतुब खां को हुमायूं को सेवा में भेज देता है, एक सूबेदार के पोस्ट पर भेज देता है। तो इसलिए हुमायूं खुश हो जाता है कि चलो भाई, जब पैसे मिल गए, संधि हो गया, मेरे को सेवा में भेज दिया, इसलिए वो खुश हो जाता है। और फाइनली हुमायूं वहां से लौट जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, हुमायूं ने चुनारगढ़ को छीनना चाहा, लेकिन क्या हो गया? संधि हो गया। इस संधि में शेर खां ने अपने पुत्र कुतुब खां को हुमायूं की सेवा में भेज दिया, एक सूबेदार के पोस्ट पे। तो यहाँ पे उससे हुमायूं लौट जाता है। दोस्त, ये तो प्रारंभिक लड़ाई है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि अगला लड़ाई है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है और ये इंपॉर्टेंट डाटा है। तो एक बात है, आप इसको एक बार या तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं। कहानी के माध्यम से बहुत इंटरेस्ट है। एक बार आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बताता हूं। चलिए दोस्त, अब यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट मजा आएगा। कैसे? तो देखिए, उसके बाद जो नेक्स्ट जो संघर्ष करता है वो करता है बहादुर शाह से संघर्ष होता है। अगला संघर्ष किससे होता है? बहादुर शाह से होता है। लेकिन इसने क्या किया कि जब हुमायूं ने बहादुर शाह से संघर्ष करने के लिए गया, तो बहादुर शाह कहा, गुजरात क्षेत्र के राजा थे, गुजरात के शासक बहादुर शाह से संपर्क करने के लिए हुमायूं गया। तो दोस्त, एक कहानी मिलती है, कुछ इतिहासकार को यह कहना है कि जब हुमायूं ने, जब बहादुर शाह, ये यहाँ गुजरात का क्षेत्र है, यहाँ जब गया हुमायूं बहादुर शाह से संघर्ष करने के लिए, इसको जीतने के लिए, उस टाइम बहादुर शाह यहाँ नहीं थे। वो चित्तौड़ में जो भी वहां के शासिका थी कर्नावती, उससे ये युद्ध करने गए थे। समझिएगा ध्यान से, बहादुर शाह से युद्ध करने गया कौन? हुमायूं। लेकिन बहादुर शाह नहीं था, ये कहा गया कि रानी कर्नावती से युद्ध करने चला गया था।
तो इस उस युद्ध के दौरान रानी जो कर्णवती थी उसने क्या किया कि हुमायूं को एक पत्र लिखी। ये यहां चला गया युद्ध करने के लिए। कौन? यहां से बहादुर शाह यहां चला गया, तो यहां से कर्णावती ने एक पत्र लिखी इसको हुमायूं को ये पत्र लिखी कि हुमायूं आप हमारे भाई के समान हैं, और रक्षाबंधन वगैरह पे राखी वगैरह भी बांधने के बाद कही थी कि आप मेरे को मदद कीजिए, हम लोग भाई बहन के समान हैं। कुछ ऐसे करके भाई का रिश्ता बनाकर एक पत्र लिखी थी। कौन? कर्णावती ने हुमायूं को पत्र लिखी कि आप मुझे सहायता कीजिए, बहादुर शाह मेरे से युद्ध करना चाहता है। ये पत्र लिखी थी हुमायूं को। हुमायूं को संदेश मिला कि रानी कर्णावती मेरे से सहायता मांगना चाहती थी क्योंकि बहादुर शाह उसको आक्रमण किया है। इसी बीच बहादुर शाह ने भी एक पत्र लिख दिया हुमायूं को, और बहादुर शाह ने ये पत्र लिखा कि हमारे और कर्णावती में युद्ध हो रहा है, वो जिहाद के उपलक्ष्य में कि मतलब कि जिहाद समझते हैं ना, जो कि मुस्लिम से संबंधित है, कि इसके खिलाफ में युद्ध हो रहा है। हम भी मुसलमान हैं, आप भी मुसलमान हैं, और हम लोग का धर्म की बात है, और मेरे को सहायता कीजिए, और इस टाइप के पत्र लिखा था। तो हुमायूं ने कंफ्यूजन में पड़ गया था कि वो ने मेरे भाई बनाकर मेरे सहायता मांगी, ये इधर मेरा धर्म की बात है, ये बोला कि मेरा करो, मैं किसको करूं। अन्यथा हुमायूं ने कर्णावती की सहायता नहीं करता है। उसके बावजूद बहादुर शाह ने वहां से जीत जाता है, और जीत करके वापस लौटता है गुजरात, और फिर यहाँ पर हुमायूं के साथ इसका युद्ध होता है। यहाँ से तो हुमायूं के साथ युद्ध होता है, तो गुजरात के शासक बहादुर शाह से संघर्ष हो किसको? हुमायूं को। इस युद्ध में हुमायूं जीत जाता है। इसके साथ ही हुमायूं मालवा तथा गुजरात पर अधिकार कर लेता है। यानी बहादुर शाह जैसे ही आता है तो उसी टाइम ये रहता है, उसी के चक्कर में वहां पर आता है हुमायूं ने। तो बहादुर शाह का आते युद्ध होता है, और यहाँ पर बहादुर शाह को पराजित कर देता है, और यहाँ पे गुजरात तथा क्षेत्र पर हुमायूं ने अपना अधिकार कर लेता है। और साथ ही साथ अधिकार करने के बाद क्या हुआ कि इसका जो क्षेत्र था अपने भाई को दे देता है, और वहां पर शासन नहीं करता है, भाई को सौंप करके वापस चले आता है दिल्ली में। दोस्त ऐसे जब आता है, लेकिन एक बात और है, हुमायूं ने बहादुर शाह को पराजित तो कर दिया था, लेकिन इसको जान से मारा नहीं था। यानी भले ही पराजित हो गया था बहादुर शाह, लेकिन ये जिंदा था। जब बहादुर शाह अपने भाई हुमायूं अपने भाई को क्षेत्र सौंप करके वापस लौट गया, तो 1 साल के अंदर ही बहादुर शाह ने अपने मजबूत एक सेना तैयार किया, और वहां से उसका जो भाई था वहां से खदेड़ दिया, और वापस गुजरात मालवा पर फिर से उसने अपने आप को कब्जा कर लिया। आया समझ में? देखिए, तो गुजरात के शासक बहादुर शाह से संघर्ष हुआ हुमायूं ने मालवा तथा गुजरात पर आक्रमण कर लिया, परंतु 1 वर्ष के बाद गुजरात तथा मालवा स्वतंत्र हो गया। यानी फिर से वापस बहादुर शाह ने यहाँ पे उसको भगा दिया युद्ध करके। तो ये हुआ बहादुर शाह के साथ आक्रमण। अब देखिए, ये मतलब 1535 से लेकर के 36 ईस्वी में, ये दिसंबर के बाद है, ये जनवरी तक फरवरी मार्च तक गया था ये। इसके बावजूद क्या हुआ इसके बाद कि शेर शाह तो पड़ा हुआ था पीछे, किसके पास? ये हुमायूं के पास। दोस्त बात ये है कि इसके बाद उसने चुनारगढ़ की विजय अभियान चलाया। कब? 1538 ईस्वी में चुनारगढ़ की, देखिए, गढ़ की विजय अभियान चलाया कब? 1538 ईस्वी में, और जैसे जीतते हुए जा रहा था। यानी कि हुमायूं ने अब सोचा कि मैं बिहार एवं बंगाल के क्षेत्र पे अब कब्जा करूं, क्योंकि दिल्ली पर इसका अधिकार था ही, गुजरात के क्षेत्र पर अधिकार लिया था, अब आगे बढ़कर इधर बिहार के क्षेत्र पर इधर अधिकार करना चाहा। यहाँ बिहार का ये क्षेत्र होगा लगभग, यहाँ पर अधिकार करना चाहा। तो हुमायूं का चुनारगढ़ के किले पर अधिकार, यानी चुनारगढ़ के किले पर अधिकार कर लिया, और साथ ही साथ चुनारगढ़ से आगे बढ़कर बंगाल तक इसने अधिकार कर लिया। यानी कि जो बिहार बंगाल का जो क्षेत्र था वो वापस से जीतते चला गया। कौन? हुमायूं ने। ध्यान से समझिएगा, हुमायूं ने चुनारगढ़ किले पर फिर से विजय अभियान चलाया 1538 में, और वहां पर चुनारगढ़ में जो था अपने वहां पर अभियान चला करके विजयी पा लिया। साथ ही साथ वहां विजयी पाने के बाद बिहार बंगाल पर जीतना चाहा, और उसके बाद बिहार बंगाल तक इसने अधिकार कर लिया। दोस्त, बिहार बंगाल तक अधिकार कर लिया, तब तक इसको एक सूचना मिलती है। क्या सूचना मिलती है? कि जो भाई है जिसका नाम था हिंदाल,
उसने अपने आप को आगरा में स्वतंत्र बादशाह घोषित कर दिया था। हुमायूं है बंगाल में, उसका भाई आगरा में जो हिंदाल था वो अपने आप को स्वतंत्र बादशाह घोषित कर दिया था, जिसके फलस्वरूप उसके भाई को वहां के जो बहुत से विपक्ष लोग थे वो लोग उसको मार दिया था। ये सूचना सुनते ही हुमायूं लौट जाता है। सोचिए कि हुमायूं है यहाँ बंगाल में, आगरा से सूचना मिलती है कि तुम्हारा भाई को किसी ने मार दिया। तो हुमायूं बोला अरे ऐसी बात है, तो हुमायूं वापस लौट रहा था। लौटने के क्रम में जो शेरशाह था इसका इंतजार कर रहा था, क्योंकि बिहार से जीतते हुए गया था बंगाल, तो यहाँ पर शेरशाह वेट कर रहा था कि उधर से हुमायूं कब वापस आए कि उसके साथ हम युद्ध करूं। तो जब वापस लौट रहा था हुमायूं, तो लौटने के क्रम में एक जगह है जिसका नाम है चौसा। चौसा का युद्ध होता है 1539 ईस्वी में। ये बहुत ही फेमस है दोस्त, बहुत ही फेमस है। इतना फेमस है नहीं बोला कि सबको भूलिएगा, इसको मत भूलिएगा, क्योंकि 50% क्वेश्चन यहीं से निकल कर आता है। तो देखिए क्या हुआ। चौसा का युद्ध होता है 1539 ईस्वी में। जब वापस लौट के आ रहा था हुमायूं, तो बीच में ही एक चौसा का जगह पड़ता है, वहां पे शेर खां एवं हुमायूं के बीच में युद्ध हुआ। दोस्त ये कहा जाता है कि उसमें बारिश का मौसम था। क्या बारिश का मौसम था? और वहां पे एक नदी गुजरती है जिसका नाम है कर्मनाशा। यहाँ पे बिहार के पास है ये, यहाँ एक नदी जिसका नाम है कर्मनाशा। कर्मनाशा नदी के ही तट था। वहां पर जहाँ से चौसा का क्षेत्र है, बरसात का टाइम था, चारों तरफ पानी भरी हुई थी, और वहीं पर शेर खां एवं हुमायूं के बीच में युद्ध हो गया। युद्ध हुआ नहीं, युद्ध होने के लिए उधर से हुमायूं का सेना तैयार है, इधर से शेर खां का। लेकिन चुपके से सुबह में ही शेर खां ने हुमायूं पर आक्रमण कर दिया। चुपके से सुबह का टाइम था और शेर खां ने हुमायूं पर आक्रमण कर दिया। कौन? चौसा के युद्ध में। जब चौसा के युद्ध में जब आक्रमण कर दिया शेर खां हुमायूं के ऊपर, तो अब सभी लोग सोया था। फिर भी उसने क्या किया कि शेर खां ने वहां से भागना चाहा। भागने के क्रम में घोड़ा सहित उसने नदी में गिर गया। नदी में गिरने के बाद तो वहां पर जान चली जाती। लेकिन एक व्यक्ति था जिसका नाम था निजाम चिश्ती। निजाम नामक चिश्ती ने व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने हुमायूं को जान बचा लिया था। नदी में गिरने के बाद जान बचा लिया। इसके बाद जैसे तैसे करके वहां से दिल्ली के तरफ हुमायूं भाग निकला। इस युद्ध में शेर खां जीत जाता है और हुमायूं को पराजित हो जाती है। तो इस युद्ध में, चौसा के युद्ध में, शेर खां ने इस युद्ध को जीत गया। इसके उपलक्ष्य में शेर खां ने एक उपाधि धारण करता है जिसको क्या कहते हैं, शेरशाह। यानी इस युद्ध के बाद शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की। तो क्वेश्चन पूछता है कि शेरशाह की उपाधि कब धारण की? तो चौसा के युद्ध के बाद। क्लियर? तो विस्तृत में समझते हैं। यहाँ पे पेन डाउन कीजिएगा। चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 में। शेर खां ने चौसा का युद्ध में हुमायूं को पराजित कर दिया। क्लियर है? हुमायूं की जान किसने बचाई? तो निजाम चिश्ती नामक एक व्यक्ति थे जिसकी इसकी जान बचाई है। इस युद्ध के बाद शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण किया। ठीक है? और इसके बाद हुमायूं भाग निकला दिल्ली की तरफ भाग निकल रहा है। ऐसे ऐसे हुमायूं भागते जा रहा है और पीछे से शेर खां, यानी अब शेरशाह बोलिए, शेरशाह बात सेम है। पीछे से शेरशाह पीछा करते हुए जा रहा है। उसके बावजूद जो नेक्स्ट जो युद्ध हुआ वो होता है कन्नौज, जो कि कन्नौज का युद्ध होता है उसके बाद, जो कि बिलग्राम के नाम से जाना जाता है। ये 1540 ईस्वी में युद्ध होता है। देखिए कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में फिर किसके? शेरशाह एवं हुमायूं के बीच। इस युद्ध में क्या हुआ कि शेरशाह ने हुमायूं को इस युद्ध में भी पराजित कर लिया। यानी इस युद्ध में भी शेरशाह ने हुमायूं को पराजित कर दिया। इसके बाद क्या करो, जब पराजित हो गया पूरी तरह से हुमायूं, तो शेरशाह ने आगरा तथा दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। गजब। आया कहानी समझ में ना? ये बंगाल से लौट रहा है हुमायूं, रास्ता में 2 युद्ध हो गया। एक चौसा का युद्ध हुआ, उसमें हुमायूं पराजित हुआ। फिर कन्नौज या बिलग्राम पर युद्ध हुआ 1540 ईस्वी में, यहाँ 40 में। इसमें
हुमायूं का हार हो जाती है और पूरी तरह जो सत्ता था वो शेर शाह के हाथ में आ जाती है। दिल्ली से लेकर आगरा तक पूरा सत्ता अपने हाथ में ले लेता है और यहाँ से अपना सत्ता चलाएगा सूर्यवंश, जो कि हम लोग अगला सूर्यवंश में पूरी बात पढ़ेंगे। अभी लोग मुगल काल चल रहा है तो मुगल काल को देखेंगे। इसके बाद यहाँ तक छोड़ देते हैं। शेर शाह यहाँ पर पराजित कर लिया और यहाँ पे अधिकार कर लेता है। इसके बाद क्या हुआ कि अब हम लोग देखते हैं कि अब पराजित होता है तो हुमायूं क्या करता है। हुमायूं दोस्त ये करता है कि पराजित होने के बाद 40 से पराजित हो जाता है तो फाइनली यहां से पूरी भारत में भटक रहा है। कहीं शरण नहीं मिल रहा है हुमायूं को कहीं पर शरण नहीं मिल रहा है। छुप छुप कर कभी इधर कभी इधर कभी भागता रहा। फाइनली उसने एक 1541 ईस्वी में उसका जो भाई था जिसका नाम था हिंदाल, तो हिंदाल के एक गुरु थे जिसका नाम था मीर अली अकबर। तो मीर अली अकबर के पुत्री थी जिसका नाम था हमीदा बानो बेगम। उससे हुमायूं ने विवाह कर लेता है। इसके बाद क्या हुआ तो ध्यान से सुनिए। हुमायूं का निष्कासित जीवन, यानी हुमायूं अब राजा नहीं है। पूरी जो सत्ता था शेर शाह के पास आ गया और शेर शाह ने पूरी सत्ता चला रहा है और हुमायूं छुप छुप कर कभी इधर भाग रहा है। फाइनली अपने भाई के पास जाता है। वहां पर 1541 ईस्वी में जो भाई था हिंदाल, उसके गुरु थे हिंदाल का, उसके भाई के गुरु थे जिसका नाम था मीर अली अकबर। उसकी पुत्री थी हमीदा बानो, उससे विवाह कर लेता है। अब देखिए विवाह कर लेता है। विवाह करने के बाद कुछ दिन साथ में रहता है। अब यहां से कहानी में ट्विस्ट, जो कि आपको बहुत मजा आएगा जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ध्यान दीजिएगा दोस्त। ये होता है कि छुप छुप कर कभी इधर हुमायूं भाग जाता है। एक विवाह भी कर लिया हमीदा बानो से। फाइनली देखता है हुमायूं कि अब हमको भारत में शरण नहीं मिलेगा कहीं। कब तक मैं छुप छुप कर ये जिंदगी जीऊं, हुमायूं ये सोचता है। फाइनली वो भारत से बाहर जाने का निर्णय लेता है कि अब हम भारत में नहीं रह पाएंगे, अब हम बाहर जाएंगे। उसने क्या किया कि उसका एक पत्नी भी थी हमीदा बानो और वो भी गर्भवती थी। सोचने वाली बात है कि हुमायूं छुप छुप कर चल रहा था। उसका पत्नी थी हमीदा बानो जो कि गर्भवती थी। उसने क्या किया, सोचा कि अपने पत्नी को मैं कहां कहां लेकर जाऊं। तो हुमायूं का एक बहुत ही अच्छे मित्र थे। कौन थे? हुमायूं के एक मित्र थे। कहां? अमरकोट में। अमरकोट में यहाँ पर जो पंजाब का क्षेत्र था जिसका था एक अमरकोट। यहाँ अमरकोट में एक इनका मित्र थे जिनका नाम था, राजा था जिसका नाम है बीर साल। यानी पंजाब के क्षेत्र में, ध्यान दीजिए, पंजाब के क्षेत्र में यहाँ पे अमरकोट के एक राजा थे जिसका नाम था बीर साल। तो हुमायूं ने अपने पिता बीर साल से मिला जो कि अमरकोट के राजा थे पंजाब क्षेत्र में। और अमरकोट के राजा बीर साल से हुमायूं मिलता है, बोलता है कि सुनो दोस्त, ऐसा करो कि मेरी एक पत्नी है जो कि ऑलरेडी गर्भवती है और मैं यहां से, मेरे पास कोई यहाँ रहने के उपाय नहीं है। ऐसा करो कि मेरे को नहीं, कम से कम मेरे पत्नी है उसको आपने कहीं थोड़ा सा शरण दे दो। यानी आपका कहीं कोई महल है, कोई भी कोने दे दो थोड़ा सा, ताकि वो जी खा ले। अच्छा, अब मैं इसके बाद में निकल जाता हूँ बाहर से बाहर। जब मेरा स्थिति सही हो जाएगी, मैं ठीक हो जाऊंगा, तो अपने पत्नी को वापस लेके चला जाऊंगा। बीर साल उसके अच्छे मित्र थे। बीर साल ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया और फाइनली हुमायूं की जो पत्नी थी हमीदा बानो बेगम, उनको यहाँ पे हमीदा बानो को यहाँ पे रख लिया बीर साल ने। तो सोचिए, हमीदा बानो यहाँ पर रह गई बीर साल के पास। अब हुमायूं भाग कर चला जाता है कहां? सिंध में। यहां से चल जाता है सिंध। हुमायूं भाग करके सिंध चला जाता है। अब देखिए क्या हुआ कि हुमायूं जब भाग करके सिंध चला जाता है तो कुछ दिन सिंध रहता है। सिंध रहने के बावजूद फिर यहां से भागकर ईरान चला जाता है। कहा? यहां से ईरान चला जाता है। यानी हुमायूं का सिंध ईरान चला जाता है। ईरान में एक राजा से मिलता है
और वहां राजा से मिलकर के राजा को हेल्प करते हैं और यहाँ से एक छोटा सा एक टुकड़ी एक सेना बनाता है हुमायूं ने। सेना एक छोटा सा तैयार करता है और तैयार करके और फिर से वापस भारत में आना चाहता है। तब तक दोस्त क्या हुआ कि यहाँ पर हुमायूं सेना तैयार कर रहा है और यहां से निकला कौन, ध्यान दीजिएगा, 40 में तो इसका निष्कासित जीवन होगा। 40 में जब बिलग्राम युद्ध हार गया तो 40 से इसका निष्कासित जीवन स्टार्ट हो गया। यानी 40 के बाद इसमें भारत में तो है लेकिन कोई राजा के पद पर नहीं है, छुप छुप करके जिंदगी भाग चल रहा है। तो 40 से तो इसका निष्कासित जीवन होगा 1540 से, लेकिन फाइनली जब भारत छोड़ता है 1542 ईस्वी में, 1542 ईस्वी में भारत छोड़ता है। तो देखिए इसमें दो बात है, क्वेश्चन पूछेगा हुमायूं का निष्कासित जीवन, तब 1540 से ही तो ये निष्कासित जीवन जी रहा है, किसी के पद पर ही नहीं है। तब 1540 से लेकर के 1555 तक इसका निष्कासित जीवन आता है। ये भारत कब छोड़ता है तो भारत 1542 ईस्वी में छोड़ देता है। भारत छोड़ देता है तो इसने एक बात का वेट करता है कि कब ये सूर्यवंश का जो शेरशाह था ये कब इसका मृत्यु हो कि वापस समझा करके फिर से हम आक्रमण करें भारत पे। तो कुछ दिन के बाद शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। शेरशाह की मृत्यु होने के बाद उसका लड़का शासक बनता है। कुछ दिन के बाद 1555 में शायद उसका लड़का का भी मृत्यु हो जाती है। तो सोचिए जो सूर्यवंश था, सूर्यवंश यहाँ पे जो शेरशाह जो मेन जो था शेरशाह की मृत्यु हो जाती है, लड़का का भी मृत्यु हो जाती है। तो जो वहां का जो सत्ता था ना वो अफगान अपने आप में सोचा था कि मैं ले लूं। तो बहुत सारे वहां पे जो राजा लोग थे तो सब में मतभेद हो गया, यानी अफगान आपस में ही मतभेद हो गया। तो अब तक शेरशाह यहाँ पे हुमायूं का अच्छा मौका था कि शेरशाह का मृत्यु हो गई है और यहाँ पे अफगान में भी आपस में मतभेद है। तो इसने उसी को मौका दे करके हुमायूं ने फिर से आक्रमण कर दिया भारत पर। अब भारत आक्रमण करता है तो सबसे पहले पंजाब को क्षेत्र को जीतता है और यहाँ पे चुनौती होती है पंजाब को जीतना सबसे पहले, क्योंकि पंजाब के जो अमरकोट थे यहाँ पे हुमायूं को करो या मरो का समय था। क्योंकि यदि पंजाब क्षेत्र हुमायूं नहीं जीत पाता तो उसका जो पत्नी थी हमीदा बानो वो यहाँ पे रहती थी, अब नहीं जीते तो वो भी चली जाती। उसी के बीच में ये देखिए 1542 में इसने भारत छोड़ दिया। अब 1555 में इसने आक्रमण किया भारत में फिर, एंड लगभग देखिए कितना साल बाहर रहा, 13 साल बाहर रहा। तो उसका जो वाइफ थी हमीदा बानो ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी, तो ऑलरेडी उसका एक बच्चा जन्म ले लिया था जिसका नाम है अकबर। वही अकबर है जो इसका हमीदा बानो के पेट से गर्भ से जन्म लेता है। तब तक वो सयान हो गया था, वो 12-13 साल का हो गया था। तो फिर से इसने आक्रमण करता है यहाँ पे और पंजाब क्षेत्र को जीत लेता है। और जीतने के बाद कोई भारत में कोई सब बिखरा हो गया था अफगानों में, और वापस फिरा करके पूरा वर्चस्व जमाता है, पूरे क्षेत्र को जीत लेता है। लेकिन इसने पूरी तरह से शासन नहीं कर पाता है, पूरी जीत लेता है यहाँ पे दिल्ली आकर के, लेकिन 1555 में ही एंट्री करता है। लेकिन 1 साल के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। 56 में इसने एक पुस्तकालय बनाया था जिसका नाम था दीन पनाह पुस्तकालय। उसी पुस्तकालय इसलिए जब नीचे उतर रहा था तो पैर फिसल जाता है, जिसके कारण सीढ़ी से गिर जाता है, लुढ़कते लुढ़कते उसको चोट लग जाती है, फाइनल उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसको हम लोग लिखित में देखते हैं कैसे, ध्यान दीजिएगा। देखिए अमरकोट के राजा 20 साल के पास अपने पत्नी को छोड़कर चला जाता है। वापस कहाँ चला जाता है, सिंध, वहां से फिर ईरान चला जाता है, जो कि पूरा मैटर आपको समझा दिए। अब देखिए भारत पुनः भारत भी है, दोबारा जो भारत आया उसके संबंध में कैसे, तो देखिए 1555 में उसने एक मछुआरा में जब आता है तो एक मछुआरा का युद्ध करता है। 1555 जो लड़ता है तो पहला युद्ध जो होता है पंजाब के क्षेत्र में, यहाँ पे पहला जो युद्ध होता है वो मछुआरा का युद्ध होता है। तो मछुआरा का युद्ध जीत करके पंजाब को जीत लेता है फाइनली, ठीक है। तो देखिए 1555 में मछुआरा का युद्ध जीत लेता है कौन, हुमायूं ने। तो क्वेश्चन पूछता है क्या कि जब हुमायूं ने जब पुनः भारत पर आक्रमण किया था तो पहला युद्ध कौन सा था, तो वही था मछुआरा का युद्ध।
उसके बाद 1555 में सरहिंद का एक युद्ध लड़ा, सरहिंद का युद्ध, जो कि हुमायूं ने सिकंदर सुर को पराजित किया। इसका मतलब कि 1555 में सरहिंद का युद्ध हुआ, ये बहुत फेमस है, VVI है, VVI, यानी 1555 में सरहिंद का युद्ध हुआ। इस युद्ध में सिकंदर सुर को इसने पराजित किया, जो कि सुर वंश का कुछ एक शासक था, यहाँ पे वही शासन कर रहा था। तो सिकंदर सुर को पराजित किया तो पूरा सुर वंश यहाँ से खत्म हो गई, सुर वंश यहाँ से पूरी खत्म हो गई यहाँ से। तो सरहिंद का युद्ध कब हुआ? 1555 में। इस युद्ध में हुमायूं ने किसको हराया? सिकंदर सुर को हरा दिया। इसके बाद पूर्ण साम्राज्य को स्थापित करता है। स्थापित करने के बाद एक निर्माण कराया था दीनपनाह पुस्तकालय के। तो दीनपनाह पुस्तकालय के सीढ़ी से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने कब होता है? तो इसे जनवरी 1556 में, यानी फाइनली जनवरी 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद के जो इसका लड़का जो है, जो अकबर जो जन्म लिया था, वो गद्दी संभालेगा। तो अकबर एक मुगल का बहुत महान शासक, सबसे योग्य शासक, जिसने लगभग 50 साल तक शासन किया है। तो कल हम लोग पढ़ेंगे अकबर के बारे में। आज हम लोग का जो हुमायूं के बारे में जितना जो पढ़े हैं, ये पूरी तरह से आपको समझ में आया होगा। और जो भी डाउट होगा ना, कमेंट कीजिएगा दोस्त, कमेंट आप भी लोग के लिए है, कमेंट में बिल्कुल जवाब दिया जाएगा। और अच्छा लगा ना, एक कहानी के माध्यम से पूरा आपको समझा दिए। अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, ताकि सभी लोग पढ़ें, सभी लोग अपना मंजिल को पाए। तो कल हम लोग मिलते हैं कौन? अकबर नेक्स्ट क्लास में। तब तक दोस्त जय हिंद।